हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। आप सब जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर से पहले तुर्की ने चुपचाप पाकिस्तान को हथियार पहुंचाए थे। ड्रोन से लेकर मिसाइल तक तुर्की की कंपनियों ने भारत विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम किया। लेकिन अब वही तुर्की दुनिया के निशाने पर आ गया है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने मिलकर तुर्की की 6 बड़ी रक्षा कंपनियों पर एक साथ प्रतिबंध लगा दिए हैं। तुर्की को अब ये समझ में आ गया होगा कि हथियारों की तस्करी और आतंक को समर्थन देने की कीमत कितनी भारी होती है। इन प्रतिबंधों से तुर्की की इकोनॉमी को गहरा झटका लगा है। जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, वो यूरोप के दुश्मन माने जाने वाले राष्ट्रों को गोपनीय डील के जरिए माल बेच रही थीं। अब एक ओर भारत और दूसरी ओर यूरोप के 27 देश, कुल 28 ताकतवर राष्ट्र तुर्की की हर चाल का हिसाब बराबर कर रहे हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अब तुर्की की मुसीबतें बढ़ गई हैं। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर 17वां प्रतिबंध पैकेज जारी कर दिया है और इस बार सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि उसके छिपे सहयोगियों को भी सीधा निशाना बनाया गया है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम तुर्की का है, जिसने रूस की मिलिट्री इंडस्ट्री को चुपचाप पीछे से सपोर्ट दिया। ब्रसेल्स से आए नए प्रतिबंधों के तहत कुल 31 नई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, जिनमें 13 कंपनियां तीसरे देशों से जुड़ी हैं। इन 13 में से सबसे ज्यादा 6 कंपनियां तुर्की की हैं। ये सभी कंपनियां या तो रूसी सैन्य जरूरतों को पूरा कर रही थीं या फिर पहले से लगे प्रतिबंधों को चकमा देने में जुटी थीं। वियतनाम की 3, संयुक्त अरब अमीरात की 2, सर्बिया और उज्बेकिस्तान की एक कंपनी भी इस कार्रवाई की चपेट में आई है। इसका मतलब साफ है कि अब यूरोप रूस के साथ खड़े हर देश को एक्सपोज करने और दबाव में लाने के मूड में है। यूरोपीय यूनियन ने रूस की शैडो फ्लीट पर सबसे बड़ा वार किया है। यह वही तेल टैंकर नेटवर्क है जो चोरी छिपे रूसी कच्चे तेल को दुनिया भर में पहुंचा रहा था। इस बार 189 नए जहाज ब्लैकलिस्ट हुए हैं, जिससे अब कुल जहाजों की संख्या 342 पर पहुंच गई है। इन जहाजों को यूरोपीय बंदरगाहों पर घुसने और किसी भी तरह की सेवा लेने से रोक दिया गया है। इसका असर सीधा रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि रूस की तेल शिपमेंट में 76% की गिरावट आई है। यानी कि यूरोप के इस सर्जिकल स्ट्राइक में रूस के बाद अब तुर्की को सबसे बड़ा झटका लगा है, जो पहले से ही भारत का करारा झटका झेल रहा था। इसी बीच एक नई खुफिया खबर सामने आई है जो भारत के हर नागरिक को सतर्क कर देगी। पता चला है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को हिंद महासागर में चारों तरफ से घेरने की साजिश रच रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों मुल्क इस बार अकेले नहीं हैं। तुर्की अब एक तीसरे देश का सहारा लेकर भारत के अंडमान निकोबार कमांड को सीधा निशाना बनाने की तैयारी में है। दरअसल भारत के खिलाफ तीसरा मोर्चा खोलने की तैयारी अब तेज हो गई है। इस बार मैदान है हिंद महासागर और खिलाड़ी है तुर्की, पाकिस्तान और चीन। राष्ट्रपति एर्दोगन अब सोमालिया में स्थायी स्पेसपोर्ट बनाने जा रहे हैं। यह वही सोमालिया है जो अफ्रीका के पूर्वी छोर पर स्थित है और जहां से हिंद महासागर की सीधी पहुंच मिलती है। तुर्की का यह बेस भारत के अंडमान निकोबार कमांड, मालदीव और भारतीय नौसेना की अफ्रीकन स्ट्रेटजी के लिए अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र बन जाएगा। एर्दोगन इस प्रोजेक्ट पर वर्ष 2021 से काम कर रहे हैं और अब तक $1 अरब का बजट बन चुका है। इस स्पेसपोर्ट का निर्माण जमा में ड्यून क्षेत्र में होगा, जहां से रॉकेट और मिसाइल परीक्षण हिंद महासागर के निर्जन जल क्षेत्रों की ओर मोड़े जा सकेंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तुर्की यहां बैलिस्टिक मिसाइल के लिए लॉन्च पैड बनाना चाहता है और इसके साथ पाकिस्तान को भी इस प्रोग्राम में शामिल करने की योजना है। यहां से पृथ्वी की घूर्णन गति का लाभ मिलने से प्रक्षेपण में कम ईंधन लगेगा और पश्चिमी देशों की निगरानी भी नहीं रह पाएगी। चीन पहले से ही जिबूती में अपना सैन्य बेस बना चुका है और अब तुर्की के जुड़ने से हिंद महासागर में एक खतरनाक त्रिकोण तैयार हो रहा है। चीन पश्चिम में, पाकिस्तान उत्तर में और तुर्की अब दक्षिण पश्चिम में आकर भारत के लिए 3 मोर्चों वाला खतरा बन सकता है। यह सिर्फ एक स्पेसपोर्ट नहीं बल्कि भारत के समुद्री प्रभुत्व को सीधी चुनौती है। एर्दोगन पहले ही पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ चुके हैं। अब उनका यह कदम भारत की अफ्रीकन नीति पर गहरा प्रहार साबित हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि कैसे तुर्की की कंपनी भारत की कोर्ट में अपनी जान की भीख मांग रही है और किस तरह उसके वकील ने अदालत के सामने गिड़गिड़ाते हुए दलीलें दी कि हमें मत निकाला जाए। लेकिन भारत की सरकार का रुख साफ है, जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का हो तो कोई ढील नहीं दी जा सकती। और यही संदेश है तुर्की को भी और पूरी दुनिया को भी। आज तुर्की की हालत ऐसी हो गई है कि उसे समझ आ रहा होगा भारत के खिलाफ खड़ा होना कितना महंगा सौदा बन सकता है।
यह झटका जरूरी था ताकि भविष्य में चीन, तुर्की या कोई तीसरा देश भारत और पाकिस्तान के बीच आने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचे। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में कल एक ऐसा मामला गूंजा जिसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ऊंचे पायदान पर रख दिया है। मामला है तुर्की से जुड़ी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एविएशन का। भारत सरकार ने 15 मई को इस कंपनी की सुरक्षा क्लियरेंस रद्द कर दी थी क्योंकि यह फैसला देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम सूचनाओं के आधार पर लिया गया। सेलेबी इंडिया के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में जोरदार दलील दी कि यह कंपनी पिछले 17 वर्षों से भारत में बिना किसी दाग के काम कर रही है और इसके सारे कर्मचारी भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कंपनी के कई हवाई अड्डों पर कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गए हैं। रोहतगी ने नियम 12 का हवाला देते हुए कहा कि बिना सुनवाई के कोई भी सुरक्षा क्लियरेंस रद्द नहीं किया जा सकता। उन्हें आरोपों की जानकारी तक नहीं दी गई। उनका कहना था कि अगर कुछ लोगों के तुर्की से होने पर समस्या है तो वे उन्हें हटा देंगे। कंपनी का दावा है कि वह केवल ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो और एयरसाइड सर्विस देती है, कोई शॉप या ड्यूटी फ्री संचालन नहीं करती। जबकि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक मूल्यांकन के बाद लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को हर बार सफल होना होता है, जबकि दुश्मन को केवल एक मौका चाहिए होता है। इसलिए इस तरह की कंपनियों को लेकर कोई भी जोखिम नहीं उठाया जा सकता। सेलेबी फिलहाल भारत के 9 बड़े एयरपोर्ट्स पर सक्रिय है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, कोचीन और बेंगलुरु शामिल हैं। मुंबई हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग का लगभग 70% संचालन सेलेबी के पास है। इसी बीच अब भारत के कॉटन व्यापारियों ने तुर्की को जो बड़ा झटका दिया है वो सीधा उसकी अर्थव्यवस्था पर वार है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक आधिकारिक लेटर और नोटिफिकेशन जारी करते हुए देश भर के सभी व्यापारियों से अपील की है कि तुर्की से हर तरह का कपास व्यापार तुरंत बंद कर दिया जाए। दरअसल कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने देश भर के व्यापारियों से अपील की है कि वे तुर्की से कपास का व्यापार तत्काल प्रभाव से बंद करें। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में तुर्की ने भारत से 74.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर का माल मंगाया, जबकि उसी अवधि में भारत ने तुर्की से 2 अरब 84 करोड़ अमेरिकी डॉलर का माल खरीदा। इसका मतलब यह है कि भारत तुर्की के लिए एक बड़ा बाजार है। और जब वही देश पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ ड्रोन और हथियार भेजने लगे तो भारत को अब ऐसे रिश्ते खत्म करने का वक्त आ गया है। चिट्ठी में साफ कहा गया है कि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करते हुए आतंकियों को ड्रोन और हथियार उपलब्ध कराए हैं। साथ ही कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार उठाकर भारत के हितों के खिलाफ काम किया है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस विरोध के जरिए न सिर्फ आर्थिक चोट दी है बल्कि एक राष्ट्रीय संदेश दिया है कि भारत अब सिर्फ सरहद पर नहीं बाजार में भी जवाब देना जानता है। इधर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो और तुर्की एयरलाइंस के बीच चल रही डैम प्लीज व्यवस्था अब सरकार की इजाजत पर टिकी है। डैम प्लीज व्यवस्था का मतलब होता है जब एक एयरलाइन किसी दूसरी एयरलाइन से हवाई जहाज और उसका स्टाफ जैसे पायलट तो लेती है लेकिन ग्राउंड स्टाफ और बाकी सेवाएं खुद देती है। मान लीजिए इंडिगो के पास खुद का बड़ा विमान नहीं है तो वह तुर्की एयरलाइंस से एक बड़ा हवाई जहाज और उसका पायलट किराए पर ले लेती है, लेकिन जहाज की सफाई, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ और टिकटिंग का काम इंडिगो खुद करती है। इस व्यवस्था को ही कहा जाता है डैम प्लीज। उदाहरण, इंडिगो तुर्की एयरलाइंस से बोइंग विमान लेती है, लेकिन फ्लाइट पर जो केबिन क्रू है वो इंडिगो का होता है और सभी यात्रियों की सेवा इंडिगो की टीम करती है। मकसद होता है कम लागत में ज्यादा यात्रियों को ले जाना बिना पूरा जहाज और स्टाफ रखने के। अब इंडिगो तुर्की के एयरलाइंस के साथ यह काम करेगा या नहीं है भारत सरकार पर निर्भर है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा है कि यह पूरी साझेदारी भारत सरकार के बनाए नियमों के तहत है और यदि सरकार अनुमति नहीं देती तो इंडिगो के पास बैकअप प्लान तैयार है। इस वक्त इंडिगो और तुर्की एयरलाइंस के बीच एक कोडशेयर डील है जिसमें 2 बोइंग 777 विमानों के जरिए दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल के लिए उड़ानें संचालित की जा रही हैं। ये विमान सामान्य एयरबस की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा यात्री ढो सकते हैं। इस साझेदारी से इंडिगो को यूरोप और उत्तर अमेरिका के 40 से अधिक शहरों तक पहुंच मिलती है। पीटर एल्बर्स ने एक निवेशक कॉल में कहा कि फ्लाइट संचालन भारत और तुर्की के बीच हुए एयर सर्विसेज समझौते के तहत ही हो रहा है, लेकिन डैम प्लीज के रिन्यूअल का फैसला सरकार पर है। अगर ये डील आगे नहीं बढ़ती तो इंडिगो फिर से अपने एयरबस A320 नियो और A321 नियो विमानों से इस्तांबुल की उड़ानें शुरू कर सकती है। अब सिर्फ सरकार नहीं, अब देश का आम नागरिक भी मैदान में उतर चुका है।
भारत के हजारों परिवारों ने मिलकर तुर्की को ऐसा सबक सिखाया है कि वो अब शादी में करोड़ों कमाने का सपना भूल जाए। खुलासा हुआ है कि करीब 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान तुर्की को होने वाला है, क्योंकि जिन भारतीय अमीर परिवारों ने तुर्की में लग्जरी डेस्टिनेशन वेडिंग्स की बुकिंग की थी, अब उन्होंने एक के बाद एक सारे प्लान कैंसिल कर दिए हैं। भारतीय परिवारों ने तुर्की में होने वाली अपनी लग्जरी डेस्टिनेशन शादियां रद्द करनी शुरू कर दी हैं और इसका सीधा असर तुर्की की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। अब तक लगभग 30 हाई प्रोफाइल शादियां रद्द हो चुकी हैं या रोक दी गई हैं। उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक इससे तुर्की को करीब 770 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। यह नुकसान सिर्फ होटलों तक सीमित नहीं, बल्कि डेकोरेटर, केटर, म्यूजिशियन, फ्लोरिस्ट और ट्रैवल एजेंट तक इसकी मार झेल रहे हैं। वर्ष 2024 में तुर्की ने करीब 50 बड़ी भारतीय शादियों की मेजबानी की थी, जिनका बजट 25 करोड़ से लेकर 66 करोड़ रुपए तक था। इन शादियों ने तुर्की को न केवल आर्थिक फायदा दिया, बल्कि उसे लग्जरी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में ग्लोबल मान्यता भी दिलाई। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारतीयों का संदेश साफ है, जो देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, वहां अपने जश्न की रकम नहीं बहाई जाएगी। अब ये शादियां राजस्थान, गोवा, उदयपुर और केरल की ओर मुड़ रही हैं, जिससे देश के घरेलू पर्यटन को भी नया जीवन मिल रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक भारत की वेडिंग टूरिज्म इंडस्ट्री तुर्की को हर साल लगभग 1170 करोड़ रुपए की कमाई कराती थी। अब जब भारत ने मुंह मोड़ लिया है, तो तुर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री तक हिल गई है। राष्ट्रपति एर्दोगन की सरकार के लिए यह एक कूटनीतिक विफलता है। सिर्फ वित्तीय नुकसान नहीं, बल्कि भारत जैसे प्रभावशाली बाजार से गुडविल भी गंवा दी गई है। अब तुर्की को समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान की दोस्ती का स्वाद कड़वा भी हो सकता है और भारत की नाराजगी बेहद महंगी पड़ सकती है। यह सिर्फ शादियों का बहिष्कार नहीं, बल्कि भारत की नई आर्थिक कूटनीति का ऐलान है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।